Hi guys. So welcome to this video of L4 versus L7 load balancers master backend development series की ये वीडियो है. Before I start in this video, मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा that this one is going to be a banger. अगर आप लोग अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हो, पहली बार आप ये वाली वीडियो पर ही लैंड कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि यार ये वीडियो देख लो. बट इससे पहले बेटर रहेगा इफ़ यू सी अदर वीडियोज एज वेल. बट या दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ बैंगर, क्योंकि अब हम सीरीज़ के उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पर बेसिक में तुम्हें छोटे छोटे डायग्राम बना के दिखाऊं कि ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, वर्टिकल स्केलिंग होता है. नहीं, वी आर पास दैट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी सम एक्चुअल स्टफ हियर. जो लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको बहुत बेटर इनसाइट्स इस वाले वीडियो से मिलने वाली है. एंड जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो लोग अभी एंटर करना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट में, दे तो विल बी लाइक, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल ये होने वाला है. बिकॉज दे विल बी लाइक कि भाई इतने डिटेल में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं पीछे, दे डोंट नो यूजुअली. तो या उन लोगों के लिए भी बेटर है. इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली क्या क्या तुमसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ. एक तो ये जो मैंने टॉपिक सारे लिख रखे हैं ना, इसमें से स्टिकी सेशंस इज समथिंग विच इज़ लाइक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल एज सेम टाइम. बिकॉज इसमें इसको अभी हम टच करके निकलते हैं स्टिकी सेशंस को. ये आगे एक कॉन्सेप्ट बनता है तुम्हारा रेडिस के अंदर जाके, एंड JWT टोकन से लिंक होता है. ये जब बताऊंगा तो तुम लोग समझ जाओगे कि किस तरीके से. ठीक है. और तुम्हारा L4 L7 क्या फ़र्क है, वाई L7, इस चीज़ पे बात करेंगे. रिवर्स प्रॉक्सी तुम्हारा एंजिनिक्स होता है. जैसे अगर तुम लोग मतलब हम आगे जाके ये सब चीज़ें और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम रेडिस बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे आगे, JWT टोकन ऑथेंटिकेशन वगैरह. बट फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं लोड बैलेंसर्स पे. तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम प्रॉक्सी से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ज़्यादा ना है नहीं कुछ, इतना बहुत सिंपल ही चीज़ें हैं. बताता हूँ तुम्हें प्रॉक्सी क्या है. तुमने कभी कॉलेज में करा है कि भाई मेरी प्रॉक्सी लगा दी को. उसका मतलब क्या होता था? उसका सिंपल मतलब ये होता था कि भाई मैं आज प्रेजेंट नहीं हूँ, पर तुझे एक्ट करना है कि तू जो है वो मैं ही हूँ, है ना. क्योंकि जब प्रॉक्सी लगाने का क्या मतलब होता है कि अगर अटेंडेंस लग रही है, तो जो मास्टर जी हैं, जो टीचर जी हैं, जो भी हैं, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि भाई मैं प्रेजेंट नहीं हूँ आज की डेट में क्लास में. तू मेरी अटेंडेंस लगा रहा है भाई, अगर तू मेरा दोस्त है तो, लेकिन उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि तू लगा रहा है. उसको लगना चाहिए मैंने ही अपनी अटेंडेंस लगाई है या बोली है. दैट इज अ प्रॉक्सी. ऐसा से ही कुछ होता है यहाँ पर भी प्रॉक्सी. देखो होता क्या है कि तुम हो एक क्लाइंट. ठीक है, तुम हो एक क्लाइंट लेट्स से. अभी मैं इसको ब्राउजर भी बोल सकता हूँ, बट मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ कि तुम एक क्लाइंट हो और तुम भेजते हो इंटरनेट पर एक रिक्वेस्ट. यही तो तुम करते हो भाई. अगर तुम इंस्टाग्राम खोल रहे हो, तुम google.com खोल रहे हो, वट एवर यूर डूइंग, तो तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी है, एक API हिट करी होगी बेसिकली. इंटरनेट के ऊपर तुमने रिक्वेस्ट डाली. बट वॉट इफ बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजन तुम चाहते हो कि तुम्हारे इंटरनेट को ये पता ही ना हो कि रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है. मतलब उसको ये ना पता हो कि तुम ये रिक्वेस्ट भेज रहे हो. क्या ऐसा करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. तुम क्या करो कि तुम तो वही हो अभी भी, और अभी भी तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, बट तुम इंटरनेट पे नहीं भेजोगे. बीच में क्लियर डाल देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी. तुम यहाँ भेजोगे और प्रॉक्सी आगे इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट तक भेजेगा. तो अभी अगर तुम ध्यान से सोचो, मैं इंटरनेट तो एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट हूँ ना, एक आइसोलेटेड चीज़ हूँ मैं. इंटरनेट एक आइसोलेटेड चीज़ है, क्लाइंट एक आइसोलेटेड चीज़ है. इंटरनेट पर रिक्वेस्ट आ रही है, इंटरनेट को ये पता चल रहा है, लेकिन इंटरनेट पर कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है वो उसको कैसे पता चलेगा? मतलब समझो, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट आ रही है, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट आ रही है, ये चीज़ यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है. समझ रहे हो? रिक्वेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए. रिक्वेस्ट, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट आ रही है, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन ये तुमने भेजी है, ये प्रॉक्सी ने भेजी है. उसे कैसे पता? उसको थोड़ी ना पता है. उसके लिए तो एक IP एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही थी पहले भी, अभी भी एक IP एड्रेस से ही रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है. अब इस वाले IP एड्रेस से रैदर उसके पास आ रही है, इससे नहीं आ रही. तो ये हो गया प्रॉक्सी आपका. तो बेसिकली एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? VPN. VPN में यही तो होता है. इंटरनेट को ये नहीं पता कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है. क्यों? क्योंकि तुमने तो एक अपने IP एड्रेस से रिक्वेस्ट भेजी होगी, लेकिन वो इस प्रॉक्सी पे गई जिसका नाम VPN है, जो किसी और IP एड्रेस से इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर हिट कर रहा है. तो इंटरनेट को लग रहा है कि यार ये तो कहीं और से ही आ रही है रिक्वेस्ट, लेकिन आ यहाँ से नहीं रही है. एक्चुअली में तुमने ही भेजी थी, ओरिजिनेटर तो तुम ही थे रिक्वेस्ट के. ये होता है आपका प्रॉक्सी. अब समझते हैं रिवर्स प्रॉक्सी क्या है. तो प्रॉक्सी क्या हुआ? प्रॉक्सी ये हुआ कि क्लाइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंट को इंटरनेट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है.
क्यों? क्योंकि इंटरनेट को, या इंटरनेट का मतलब यार यहाँ पे बहुत सिंपल सा, ये सर्वर ही मान लो तुम, जो तुम्हारा बैकएंड सर्वर है तुम वही मान लो, यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। तुम सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजते हो ना, instagram.com के सर्वर को ही हिट कर रहे हो ना, google.com के सर्वर को ही हिट कर रहे हो ना, सिंपल। तो तुम्हारा बैकएंड का जो सर्वर है उसको ये नहीं पता रिक्वेस्ट कहां से आई है, तो तुम्हारा क्लाइंट यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रॉक्सी लगा दी थी, तुमने यहाँ पे प्रॉक्सी लगा दी थी, इसकी वजह से तुम्हारा क्लाइंट जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या होगा? रिवर्स प्रॉक्सी में तुम्हारा सर्वर प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी तुम्हारा बैकएंड का जो लॉजिक है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। कैसे? सिंपल, सिंपल ये है कि अब इंटरनेट पे जो रिक्वेस्ट आ रही थी, जो कहीं से भी आ रही थी, मान लो क्लाइंट से आ रही थी, जो क्लाइंट से आ रही थी वो जाएगी कहां? पहले प्रॉक्सी पे जाएगी, प्रॉक्सी उसको सर्वर पे भेजेगा। सिंपल शब्दों में बोलो तो यहां पर इंटरनेट है तुम्हारा और यहां पे तुम्हारा क्लाइंट है, ठीक है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी जो इंटरनेट पे गई, मैंने यहाँ पे मतलब लगाने को तुम लगा सकते हो, ठीक है, बट ये और ये, अब इसको मैंने प्रॉक्सी रिवर्स बोला है या रिवर्स प्रॉक्सी बोला है, सिंपल। रिवर्स प्रॉक्सी सिर्फ नाम है, सिंपल, क्योंकि प्रॉक्सी जो था वो क्लाइंट को प्रोटेक्शन दे रहा था, तो इसलिए हमने इसको रिवर्स प्रॉक्सी दे दिया। ये देखो तुम, ये सर्वर को प्रोटेक्शन दे रहा है। क्यों? कैसे दे रहा है? क्योंकि अब तुम ध्यान से सोचो तो इंटरनेट को ऐसा लग रहा है कि वो सर्वर को ही रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जा रही, रिक्वेस्ट तो प्रॉक्सी पे जा रही है। प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है और जो भी रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से वो प्रॉक्सी आगे फॉरवर्ड करेगा इंटरनेट को। इसका मतलब अगर तुम एक क्लाइंट हो, सिंपल भाषा में बोलूं, इंटरनेट का मतलब ब्राउजर है यहाँ पे, सिंपल भाषा में बोलूं तो ब्राउजर को तो ऐसा लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट सर्वर को भेज रहा है, लेकिन वो सर्वर को नहीं भेज रहा। वो भेज किसको रहा है? रिवर्स प्रॉक्सी हमने लगा रखी है, उस पर रिक्वेस्ट जारी होगी और रिस्पॉन्स भी उसको ऐसा लग रहा है कि सर्वर से आ रहा है डायरेक्टली बैकएंड के, लेकिन नहीं आ रहा। आ कहां से रहा है? इस प्रॉक्सी से आ रहा है रिस्पॉन्स। तो आई होप तुम्हें समझ में होगा ये प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब ये हमने क्यों करा? ऑब्वियसली हमारे सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन रिवर्स प्रॉक्सी ना और भी बहुत काम कर सकता है। जैसे कि रिवर्स प्रॉक्सी कर सकता है रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या होता है? रेट लिमिटिंग होता है कि यार मान लो मेरे पास में स्लैश लॉगिन करके ये रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में 100 हिट से ज्यादा इस रिक्वेस्ट पे नहीं आने चाहिए, तो रेट लिमिटिंग यही देखेगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर 100 हिट से ज्यादा ना आए, ये इंश्योर करना यहां पे प्रॉक्सी कर लेगा बीच में। और क्या कर सकता है? और आपको मान लो कुछ स्पेशल लॉग्स ऐड करने हैं, हर एक रिक्वेस्ट से पहले आपको कोई लॉग ऐड करना है, किसी तरीके की स्पेशल ऑथेंटिकेशन करनी है, तो वो सारा आप लॉजिक यहाँ पे प्रॉक्सी में रख सकते हो। और एक चीज कर सकता है रिवर्स प्रॉक्सी, सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है? लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो रेट लिमिटिंग करना, किसी तरीके की एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन करना, कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके की एक्स्ट्रा लॉगिंग करना, जो भी है, ये तो आलतू फालतू की चीजें हैं। रेट लिमिटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। दूसरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका लोड बैलेंसिंग, क्योंकि पीछे एक सर्वर हो ये जरूरी नहीं है, मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, यहां पर भी सर्वर हो सकता है, यहां पर भी सर्वर हो सकता है। तो इस पे भेजना है या इस पे भेजना है या फिर इस पे भेजना है, किस पे भेजना है, वो डिसाइड करने का काम आपका लोड बैलेंसर करता है। तो आपका रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो एज अ लोड बैलेंसर भी एक्ट कर सकता है। हर रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसर है ऐसा नहीं कह रहा मैं, बट रिवर्स प्रॉक्सी में एक फंक्शनैलिटी ऑफ लोड बैलेंसिंग प्रेजेंट हो सकती है, ये मैंने आपको बोला। तो आपको बैलेंस, ये दो चीजें समझ में आ गई, प्रॉक्सी एंड रिवर्स प्रॉक्सी समझ में आ गया, ठीक है। तो बिफोर लाइक इससे पहले मैंने लोड बैलेंसर की एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने लोड बैलेंसर के एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन करा हुआ है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू शुड नो ये वाली चीज भी, कि एक लोड बैलेंसर एक स्टैंड अलोन लोड बैलेंसर भी हो सकता है, लेकिन एक रिवर्स प्रॉक्सी भी एज अ लोड बैलेंसर काम कर सकता है। इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सी का एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल है एनजीनिक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स प्रॉक्सीज इज एनजीनिक्स। HA प्रॉक्सी करके एक आता है, वो भी आपका काफी फेमस है, ठीक है। मोस्टली आगे चल के मास्टर बैकएंड सीरीज में मैं एनजीनिक्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? ये दोनों तो डन हो गए। OSI मॉडल, वो याद है वो 7 लेयर का जो मॉडल होता था, अब वो पूरा मॉडल पढ़ेंगे बैठ के? नहीं पढ़ेंगे। ये देख लो,
मैं उसके लिए लिख भी नहीं रहा कुछ, मैं तुम्हें बस यहीं पे बता रहा हूँ। लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 7 हमारा मतलब सिर्फ इनसे है। चलो थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ, ऐसे भी नहीं करते। नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, ये याद रखना, ठीक है। लेयर 3, 4, 7, लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 7। मेरे को ना नाम याद नहीं रहते हैं लेयर के, ऑनेस्टली बोलो तो, बट करना पड़ता है याद, इंटरव्यू से पहले तो रटने ही पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखते हैं। देखिए, लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर। देखो तुम्हें ये पता है, अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक जो डेटा पैकेट होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है ना। उसमें तुम्हारा आईपी का हेडर होता है, ठीक है, आईपी हेडर होता है, तुम्हारा टीसीपी का हेडर होता है, ठीक है, ऐसे मतलब लेयर्स में। एंड देन तुम्हारी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं एक डेटा पैकेट के अंदर। ये मैंने एक डेटा पैकेट बनाया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज में ना भाई साहब, मैं एचटीटीपीएस जिसमें हमारा टीएलएस हैंडशेक का पूरा कॉन्सेप्ट आता है वो समझा चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर लो। टीसीपी की पूरी चीज़ें समझा चुका हूँ। टीसीपी का जो डेटा फ्रेम, जो पैकेट होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, टीसीपी में कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, टीसीपी हैंडशेक, ये सब भी समझा चुका हूँ। तो ये इसी सीरीज का पार्ट है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसके बिना भी तुम्हें चल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम सीरीज एक देख रहे हो तो सीरीज को फॉलो करते हुए आओगे, पिछले एपिसोड्स देखते हुए आओगे, तो अगला एपिसोड समझ में आएगा, है ना, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि अगर तुम स्पाइडरमैन की मूवीज देख रहे हो तो पिछली 3 देखे बिना, अभी ब्रांड न्यू डे नई नई रिलीज हुई है, वो तुम देखने जाओगे तो तुम्हें कम ही समझ में आएगा, राइट। वैसे ही सीधे। खैर, L3, L4, L7, L3 होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे आपका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है आईपी एड्रेस का। बहुत सिंपल बात है कि अगर मुझे डेटा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो वो एक जगह और दूसरी जगह को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा भाई, आईपी एड्रेस से। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ पर डेटा पैकेट भेजना है, आईपी ऑफ सेंडर होगी मेरे पास, एंड मेरे पास आईपी ऑफ रिसीवर होगी, ठीक है, सिंपल बात है। तो आईपी एड्रेस का कंसेप्ट आ जाता है लेयर 3 में। लेयर 4 क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर पोर्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ये कहता है कि भैया तुमने मशीन तो आइडेंटिफाई कर ली कि इस मशीन से इस मशीन पे भेजना आईपी एड्रेस चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर मशीन में, इस पर्टिकुलर सर्वर में मल्टीपल एप्लीकेशंस रन हो रखी होती हैं भाई। हो सकता है इंस्टाग्राम भी ओपन हो मेरे फोन में, व्हाट्सएप भी ओपन हो, तुमने यहाँ से इंस्टा का नोटिफिकेशन भेजा तो वो इंस्टा पर ही जाना चाहिए, व्हाट्सएप पे नहीं चला जाए। ये कैसे होगा, उसको आप पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करते हो, सिंपल। तो ये आप पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर लेते हो। लेयर 7 होता है एप्लीकेशन लेयर, जहां पे आपका एचटीटीपी एचटीटीपीएस आता है। ये है बेसिकली आपकी एक्चुअल जो रिक्वेस्ट है वो क्या है। जैसे कि आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो आप ऐसे भेजते हो भैया, गेट गेट, ठीक है, स्लैश यूजर आईडी, ठीक है। तो आप इस यूजर आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग डेटा मंगवा रहे हो, जिसमें आपने कुछ हेडर्स भेजे होंगे। हेडर्स होंगे लेट्स से कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन, इस तरीके से करके कुछ आपने हेडर्स भेजे होंगे, राइट। तो ये आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि लेयर 4 और लेयर 7 लोड बैलेंसर क्या होता है। लेयर 4 लोड बैलेंसर वह लोड बैलेंसर है जो लेयर 4 के लेवल तक डेटा को रीड कर सकता है, और लेयर 7 लोड बैलेंसर वह लोड बैलेंसर है जो लेयर 7 तक के डेटा को रीड कर सकता है। अरे क्या बोल दे, देखो भाई, डेटा पैकेट ये रहा, आईपी हेडर, टीसीपी हेडर, फलाना ढमकाना जो भी है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड में पड़ी होती है, ये पूरा डेटा पैकेट है। अभी लेयर 4 का लोड बैलेंसर लेयर 4 तक की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, यानी कि वो यहीं तक रीड कर सकता है सिर्फ टीसीपी हेडर तक, उसको इसके बाद का कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन लेयर 7 का लोड बैलेंसर लेयर 7 की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, यानी वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को रीड कर सकता है। यानी कि जो तुम रिक्वेस्ट मार रहे हो, सॉरी कर रहे हो, वो रीड कर सकता है कि वो कौन से होस्ट से आई है, क्या एंड पॉइंट है, क्या कुकीज हैं, क्या है, सब कुछ रीड कर सकता है। समझ में आ गया। तो लेयर 4 का लोड बैलेंसर क्या क्या रीड कर सकता है। अगर मैं बहुत सिंपल बोलूं, तुमने एक डेटा पैकेट भेजा है, लोड बैलेंसर पर आया है, और यदि वो लेयर 4 का लोड बैलेंसर है तो वो क्या क्या रीड कर पाएगा। एक लेयर 4 का लोड बैलेंसर रीड कर पाएगा भैया सोर्स की आईपी और डेस्टिनेशन की आईपी, और सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, राइट। और ऑब्वियसली जो भी टीसीपी कनेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स और भी कुछ हैं अगर, तो वो सब कुछ वो रीड कर पाएगा। L7 का लोड बैलेंसर क्या क्या रीड कर पाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ये तो कर ही पाएगा। उसके अलावा ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द L7, यानी कि वो
हेडर्स भी रीड कर पाएगा, वो होस्ट को भी रीड कर पाएगा, वो एंड पॉइंट रीड कर पाएगा, वो तुम्हारे क्वेरी पैरामीटर्स को रीड कर पाएगा, ये सब कुछ वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, समझ में आता है, ये सब कर लेगा। तो ये आपका डिफरेंस है मेन L4 और L7 लोड बैलेंसर के बीच में। तो हमने, अगर आप एसेंशियली देखो इतनी सी देर में क्या क्या कवर कर लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया भैया, ये भी कर दिया। अब मेरे को बता दो सर जी, वाइल L7 लेयर 7 के लोड बैलेंसर की क्या नीड है? क्योंकि हमारा काम तो सिंपल है, जो भी डेटा पैकेट्स आ रहे हैं यानी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको सर्वर्स में बांटना है, बहुत सिंपल। तो मेरे को पूरी रिक्वेस्ट को रीड करने की क्या जरूरत पड़ रही है, आओ बताता हूँ। देखो, मान लो मैं अमेजोन हूँ, मतलब मैं अमेजोन नहीं हूँ, मैं अमेजोन कंपनी ओन करता हूँ, वटेवर, मैं कर भी नहीं सकता जीवन में कभी, बट क्या पता। खैर, हम अगर अमेजोन के ओनर हैं और हमने अमेजोन बिल्ड करना स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग में तो मैंने एक मोनोलिथिक सर्विस बनाई होगी, फिर मैंने उसको धीरे धीरे माइक्रो सर्विसेज में तोड़ दिया होगा लोड ज़्यादा आने के चक्कर में। तो ये जो चक्कर है ये समझाता हूँ तुम्हें, कि मान लो पेमेंट की सर्विस है मेरे पास, ठीक है, ये समझो अमेजोन पेमेंट्स की सर्विस है। अरे यार मतलब अमेजोन जरूरी नहीं है, तुम्हें पता हो यार, कुछ भी ले लो, कोई भी तुम्हारा मार्केट में ऐप होता है, कोई भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी आर्किटेक्चर ले सकते हो। तो ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, ये सर्वर 3 है, ये सारे पेमेंट सर्विस हैं। सिमिलरली मेरे पास ऑर्डर सर्विस भी है, ये भी एक माइक्रो सर्विस है, ये भी एक माइक्रो सर्विस है। ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, अरे भाई जितने ऑर्डर आते हैं उतनी ही तो पेमेंट आएगी, कैसी बातें कर रहे हो, तो ये तो सेम ही है ना। मान लो ऐसे, ठीक है। और मान लो तुम्हारे पास कौन सी सर्विस है, कार्ट सर्विस, ऐड टू कार्ट की अलग सर्विस है। अब ऐड टू कार्ट तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है, ज़्यादा रिक्वेस्ट ऐड टू कार्ट पे आती हैं, ठीक है, ऑर्डर कम लगते हैं। ये मैंने O1 O2 O3 क्या बना दिया भाई, है तो ये भी सर्वर है ना। तो इसको ऐसा बना देते हैं कि ये पेमेंट सर्वर 1, पेमेंट सर्वर 2 एंड पेमेंट सर्वर 3 था। ये तुम्हारा ऑर्डर सर्वर 1, ऑर्डर सर्वर 2, ऑर्डर सर्वर 3 था। ये तुम्हारा कार्ड सर्वर 1 था, कार्ड सर्वर 2 था, कार्ड सर्वर 3 था, कार्ड सर्वर 4 था, कार्ड सर्वर 5 था, बना दिए थी। अभी क्या है कि ये मेरे माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर है, और तुम्हें पता है कि अगर मुझे इन सर्वर्स में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगा दूंगा और वो इन सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डेटा को, एलबी और एलबी, ठीक है। तो मुझे कौन से लोड बैलेंसर की यहाँ पे जरूरत है? मैं अगर अपने आप से पूछूं तो भाई मैं बोलूंगा यार L4, L7 पे क्या जाना है, क्योंकि L4 क्या कर सकता है, सिर्फ डेटा पैकेट्स का ये रीड कर सकता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। तो मुझे करना भी क्या है इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीड करके, मेरे को तो एल्गोरिथम्स जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में समझा रखी हूँ ऑलरेडी, सिर्फ उनका इस्तेमाल करना है और इनको अलग अलग सर्वर्स में बांट देना है। अब मैं आता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंक्रीज करता हूँ। मान लो ये जो पेमेंट सर्विस है, ऑर्डर सर्विस है, कार्ड सर्विस है, इनका URI सॉरी डोमेन जो है वो अलग अलग नहीं है। मतलब अगर एक यूजर है मैं तो यूजर जो है वो हिट कर रहा है www.amazon.com, इसको ही हिट कर रहा हूँ। पेमेंट्स वाली जो रिक्वेस्ट है उसमें स्लैश पेमेंट्स करके मैंने आगे लगा रखा है एंड पॉइंट के अंदर ही। ऑर्डर वाली में स्लैश ऑर्डर्स करके लगा रखा है और इसमें स्लैश कार्ट करके लगा रखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं इस डेटा को amazon.com पर ही, क्योंकि हिट तो amazon.com पर आ रही है, लेकिन अगर पेमेंट सर्विस की हिट आ रही है ना, तो पेमेंट सर्विस के ये 3 सर्वर हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लोड बैलेंसर खड़ा कर दूंगा जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो बिना कुछ पढ़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो इस सर्वर पे, इस सर्वर पे, इन सर्वर्स पे कहीं पे भी डेटा भेज सकता है ना। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसको तो पता ही नहीं है कि कैसे रीड करना है। मैंने बताया तुम्हें, L4 का लोड बैलेंसर यहीं तक की इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है, ये तो कर ही नहीं सकता रीड। तो उसको रिक्वेस्ट तो पता ही नहीं चल रही कौन सी आ रही है, तो वो क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे L4 का अगर लोड बैलेंसर लगा हुआ है, वो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको इन कितने, ये 3 3 6 5 11 सर्वर में से कहीं भी भेज सकता है। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पेमेंट्स की रिक्वेस्ट वो इन्हीं 3 सर्वर में भेजे, ठीक है, ऑर्डर्स की इन्हीं 3 में भेजे, कार्ड की इन्हीं 5 में से भेजे कहीं। तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट रीड करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये जो लगे हुए हैं ये आपके लेयर 4 के लोड बैलेंसर हैं, चल जाएगा काम आपका लेयर 4 से, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको चाहिए होगा लेयर 7 का लोड बैलेंसर। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका लेयर 4 का लोड बैलेंसर नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, बिकॉज लेयर 7 का लोड बैलेंसर दोनों काम कर सकता है ऑब्वियसली। वो पहले डिसाइड कर लेगा कि कहां पर भेजना है और उसके बाद उनमें जो भी एल्गोरिथम लगानी है आपकी, राउंड रॉबिन या जो भी लगना है वो लगा के भी भेज देगा। तो लेयर 7
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लेयर 7 का ही एक लोड बैलेंसर सिर्फ लगा हो, ये वाले लोड बैलेंसर हो ही ना आपके आर्किटेक्चर में, ये वाले हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हो, डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऐसे ही होंगे कि एक L7 का लोड बैलेंसर लगा होगा, ये सारे होंगे ही नहीं, क्योंकि ये काम L7 खुद ही कर लेगा। मतलब वो पहले डिसाइड कर लेगा, वो HTTP रिक्वेस्ट को रीड करेगा, वो देखेगा स्लैश पेमेंट्स है, तो वो स्लैश पेमेंट्स को देखकर कहाँ पे डेटा भेजेगा भाई, आपके इन 3 सर्वर में से राउंड रॉबिन लगानी शुरू कर देगा और जहां पर भेजना है भेज देगा। सिमिलरली अगर स्लैश ऑर्डर्स करके रिक्वेस्ट आई है तो वो इन 3 सर्वर्स पे राउंड रॉबिन मारेगा और भेज देगा डेटा को जहां भी भेजना है। सेम विद कार्ड, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एक ये वन ऑफ द एग्जांपल यूज केस है, ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली यूज केस। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें करनी हो सकती हैं। मान लो आपको होस्ट बेस्ड राउटिंग करनी है, मतलब Amazon के पास मल्टीपल सर्वर है, लेकिन मान लो Amazon ने 2 होस्ट लगा दिए, www.amazon.com एंड एक लगा दिया api.amazon.com, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ये 2 होस्ट लगा दिए, अब सर्वर तो सारे Amazon के हैं, ठीक है, तो उनको ये इंश्योर करना है कि भैया जो इस होस्ट से आ रही है वो इन 4 सर्वर पे जाएं, जो इस होस्ट से आ रही है वो बाकी के 5 सर्वर पे जाएं। तो होस्ट बेस्ड राउटिंग भी आप कर सकते हो। आप हेडर बेस्ड राउटिंग भी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर हेडर अगर आ रहा है तो इन 4 सर्वर्स में से रिक्वेस्ट को सर्व किया जाए। कुकी बेस्ड राउटिंग आप कर सकते हो, कुकीज को रीड करके आप चीजें कर सकते हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, अलग अलग यूज केसेस के। दिस वाज वन ऑफ द यूज केस जो मैंने आपको इनिशियली बताया। तो इसीलिए आपको 2 तरीके के लोड बैलेंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल एक चीज बोलूँ ना, तो मान लो मेरे पास में पबजी है, पबजी गेम मैं खेल रहा हूँ, तो अगर मैं पबजी की गेम खेल रहा हूँ भाई, अगर मैं पबजी की गेम खेल रहा हूँ, सीरीज स्टार्ट हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई। अगर मैं पबजी की गेम खेल रहा हूँ तो मुझे लेयर 4 का लोड बैलेंसर यूज करना है, क्योंकि उसमें मेरे को डेटा पैकेट्स को रीड नहीं करना, मेरे को जल्दी भेजना है, जल्दी भेजना है, जल्दी भेजना है सिर्फ। लेयर 7 का लोड बैलेंसर अमेजोन का ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, अब हमने YL7 भी पढ़ लिया भैया, मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आता है SSL टर्मिनेशन का, ये क्या कंसेप्ट है? ओके जी, तो अब हमें पढ़ना है SSL टर्मिनेशन। SSL टर्मिनेशन क्या होता है? SSL टर्मिनेशन मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। देखो, इससे पहले तुम्हें TLS हैंडशेक वाली वीडियो देख कर आनी पड़ेगी, तो तुम्हें पता होगा कि TLS हैंडशेक क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि तुम्हें ये पता है कि हम लोग डेटा जो भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो HTTPS भेजते हैं। HTTPS होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्यों होता है? क्योंकि वो डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजता है। अब मैंने बोला भैया तुम्हारा L7 लोड बैलेंसर डेटा को पढ़ लेता है, HTTP रिक्वेस्ट को पढ़ लेता है। कैसे पढ़ लेता है? डेटा तो इनक्रिप्टेड आ रहा है, तो पढ़ता कैसे है? तो इसका मतलब डिक्रिप्शन जो है वो कहाँ पे हो रही होगी? वो लोड बैलेंसर पर ही हो रही होगी। तो जो हमने TLS हैंडशेक में वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि आपका सर्वर जो है वो डिक्रिप्शन करता है, तो अगर लोड बैलेंसर नहीं लगा हुआ तब तो सर्वर ही करता है, लेकिन अगर लोड बैलेंसर लगा हुआ है तो लोड बैलेंसर डिक्रिप्ट करेगा। L7 लोड बैलेंसर अगर लगा हुआ है तो वो डिक्रिप्ट करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि उसको पढ़नी है ना रिक्वेस्ट। आपने L7 लोड बैलेंसर क्यों लगाया है? क्योंकि आपको कोई ना कोई नीड है रिक्वेस्ट पढ़ने की और उसको पढ़ के आगे कुछ एक्शन लेने की। तो रिक्वेस्ट को पढ़ेगा कैसे वो, अगर डेटा इनक्रिप्टेड आ रहा है तो? जब वो ही TLS हैंडशेक में इन्वॉल्व होगा और उसके बाद वो ही डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो TLS हैंडशेक का कंसेप्ट मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं। तो यहां से रिक्वेस्ट आई और ये तुम्हारा जो लोड बैलेंसर है L7 का, ये तुम्हारा जो लोड बैलेंसर है L7 का, ये क्या करेगा? ये तुम्हारा यहां पर डिक्रिप्ट करेगा डेटा को, ठीक है। इट विल डिक्रिप्ट द डेटा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो रिक्वेस्ट चाहिए, एनक्रिप्टेड डेटा आ रहा होगा, तो इसको यहाँ पे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो जब इसने डिक्रिप्ट करा तो इसी को हम लोग SSL टर्मिनेशन बोलते हैं कि भैया TLS कनेक्शन खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसने डेटा को डिक्रिप्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज SSL टर्मिनेशन। अब इसके आगे जो यहाँ पे सर्वर खड़ा है, ये इसको कैसे भेजेगा? ये यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट डायरेक्टली भेज देगा। यहाँ से आई HTTPS, यहाँ से ये क्या भेज रहा है? HTTP। अब कई लोग सोचेंगे कि यार ये क्या है। देखो, यहाँ से आप HTTPS भी भेज सकते हो, बट यूजुअली केसेस में क्या होता है कि ये जो बैकएंड सर्वर्स होते हैं, दे आर बिहाइंड अ सिक्योर VPC, वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शन। एक तरीके से प्राइवेट नेटवर्क होता है। इन सर्वर्स को प्राइवेट नेटवर्क में रखा जाता है, जहां पे सिर्फ जो अलाउड व्हाइट लिस्टेड IPs होती हैं, यानी कि जो अलाउड IPs होती हैं, सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकती हैं। तो इस लोड बैलेंसर की IP को आपने व्हाइट लिस्ट कर रखा है, वही सिर्फ इस सर्वर को एक्सेस कर सकती है। तो सिर्फ व्हाइट लिस्टेड IPs जब इसको एक्सेस कर सकती हैं, तो आप HTTP रिक्वेस्ट डायरेक्ट भेज सकते हो, आपको HTTPS भेजने की जरूरत नहीं है। तो 2 तरीके की चीज होती है, यहाँ से HTTPS भी भेज सकते हो, आपकी चॉइस है। तो फिर आपका दोबारा यहाँ पे एक TCP कनेक्शन बनेगा इन दोनों के बीच। बट यूजुअली क्या होता है, HTTPS में रिक्वेस्ट हम जो भेजते हैं
वो ब्राउजर के थ्रू लोड बैलेंसर पर आकर डिक्रिप्ट होती है और आगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है टू द सर्वर विच इज इन अ प्राइवेट वीपीसी। समझ में आती है ये बात? ये आपका कॉन्सेप्ट होता है एसएसएल टर्मिनेशन का। एसएसएल टर्मिनेट कहां हुआ? लोड बैलेंसर में हुआ। क्यों? क्योंकि उसने रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे कि लोड बैलेंसर एसएसएल टर्मिनेशन कैसे करता है। ये है इसका मतलब, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। और बता देते हैं। और आपसे पूछा क्या जा सकता है भैया लोड बैलेंसर के रिगार्डिंग? चलो जी, एसएसएल टर्मिनेशन बता दिया मैंने, सॉरी पेन से करना पड़ेगा। हाँ जी, देन आपसे पूछा जा सकता है स्टिकी सेशंस के बारे में। अब दिस इज समथिंग जो यार इतना ज़्यादा आज की डेट में यूज़ नहीं होता है, बट चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टिकी सेशंस के बारे में। नॉट दैट बिग अ डील, लेट मी जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने जो एल्गोरिथम्स वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था आईपी बेस्ड राउटिंग हो सकती है। जैसे राउंड रॉबिन होता है, वेटेड राउंड रॉबिन होता है, वैसे एल्गोरिथम एक होती है आईपी बेस्ड आपकी राउटिंग, कि अगर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको एक ही सर्वर पे भेजो। मतलब मैंने यहाँ पे लगाया है लोड बैलेंसर, यहाँ पे मेरे पास सर्वर है, सर्वर 1 है, सर्वर 2 है। यहाँ पर मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आ रही है आईपी ए से, पर्टिकुलर आईपी से, ठीक है। तो इस आईपी से अगर रिक्वेस्ट एक बारी सर्वर 1 पे चली गई तो जब भी इससे रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं उसको सर्वर 1 पर ही भेजूंगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये आपका स्टिकी सेशंस का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब इसमें मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप सिर्फ लेयर 4 का लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो तो आप ये तो कर पाओगे, क्योंकि लेयर 4 का लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस रीड कर लेता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने नेट का यूज कर रखा है, तो मतलब कई कंपनीज का क्या होता है कि मैं एक कंपनी के अंदर हूं, मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मेरी कंपनी में कोई भी यूजर जो है वो कहीं पे किसी रिसोर्स पे रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, तो वो मेरी कंपनी की आईपी से ही जा रही है, एक ही आईपी से जा रही है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि राम श्याम घनश्याम 3 लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन अपने अपने लैपटॉप से भेज रहे हैं, अपने अपने मशीन से भेज रहे हैं, लेकिन एक ही आईपी से रिक्वेस्ट जा रही है। तो अगर 100 यूजर उस कंपनी में हैं, एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी रिक्वेस्ट एक ही आईपी से जा रही हैं, तो क्या लोड बैलेंसर का जो एक्चुअल काम है लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, वो खत्म नहीं हो गया, वो बर्बाद नहीं हो गया? क्योंकि उसका काम तो एक्चुअली में इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन का था। लेकिन यहां पे तो आपने भैया इसी पर लोड डाल दिया सारा का सारा, राइट। तो इसको आप लेयर 7 के लोड बैलेंसर से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कैसे कर सकते हो? आप बोलोगे भाई ऐसा है, मैं इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, इस पर्टिकुलर यूजर, ये जो यूजर ए होगा ना, उसकी रिक्वेस्ट में एक कुकी ऐड करके भेज दूंगा, कोई कुकी ऐड कर दूंगा। वो कुकी क्योंकि सिर्फ इस यूजर की रिक्वेस्ट में एडेड है, राम श्याम घनश्याम में से वो केवल श्याम के उसमें एडेड है, राम और घनश्याम में एडेड नहीं है। अगर तो राम और घनश्याम की रिक्वेस्ट में क्योंकि वो कुकी एडेड नहीं है, तो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट। मतलब नॉट बी एबल टू एक्सेस नहीं, वो उसी सर्वर पे रिक्वेस्ट जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो कुकी चेक कर रहा हूँ ना। दोबारा समझाता हूँ, देखो ज्यादा नहीं दोबारा समझा रहा, सिंपल ये है। पहले क्या था कि आपके 100 यूजर थे, 100 यूजर्स की अगर एक ही आईपी एड्रेस था, तो क्योंकि L4 का लोड बैलेंसर, L4 का लोड बैलेंसर केवल और केवल आईपी एड्रेस ही रीड कर सकता था, तो उसके पास कोई तरीका नहीं था। लेकिन ये क्या कर सकता है, L7 का लोड बैलेंसर आपका कुकी रीड कर सकता है। तो वो क्या करेगा, यूजर एक में जब रिक्वेस्ट डालते टाइम एक कुकी अगर आपने सेट करी है, L7 लोड बैलेंसर उस कुकी को रीड करेगा। अगर वो कुकी प्रेजेंट है तो मैं सर्वर 1 पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, अगर वो कुकी प्रेजेंट नहीं है तो मैं सर्वर 2 पे भेजूंगा। या अगर उस कुकी में लेट से कंटेंट भेजा हुआ है LB_A, मतलब लोड बैलेंसर सर्वर ए पे रिक्वेस्ट भेजे, तो वो सर्वर 1 पे रिक्वेस्ट भेजेगा। और अगर उस की में कुकी में डाला हुआ है LB_B, तो आप सर्वर 2 पे रिक्वेस्ट भेजोगे। तो अब आपके 100 यूजर अगर एक ही आईपी को यूज कर रहे हैं, तब भी कुकी तो अलग अलग सेट कर सकते हो ना आप, उस कुकी पे डिपेंड करेगा कि ये रिक्वेस्ट कहां जा रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में स्टिकी सेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा बेकार होता है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। यहां पे आप ये कह रहे हो कि मैं इस पर्टिकुलर यूजर का सेशन स्टोर कर दूंगा एक पर्टिकुलर सर्वर में, और इसीलिए मैं उसको बार बार उसी पर्टिकुलर सर्वर पे भेज रहा हूं। अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो भाई साहब, किसी भी केस में अगर ये सर्वर ही डाउन हो गया, तो ये सर्वर डाउन हुआ तो यूजर का सेशन गया, है ना, यूजर का सेशन गया, और एनीवेज उसकी रिक्वेस्ट सर्व नहीं होने वाली है। तो इसका एक बेटर सोल्यूशन है जो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, बस एक आइडिया दे देता हूं तुम्हें स्टिकी सेशंस के इस, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास लगा होगा लोड बैलेंसर, यहाँ पे आएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है,
मेरे पास में एक सर्वर है, यहाँ पे मेरे पास दूसरा सर्वर है, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों ही सर्वर पे डेटा नहीं डालेंगे, सेशन मेंटेन नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे मेंटेन। ये क्या होगा, गेस करो, ये है रेडिस। तो हम लोग सेशन मेंटेन यहाँ करेंगे। तो अब क्या होगा कि यदि एक रिक्वेस्ट आती है यूजर ए की, उसने जाके रेडिस में सेशन डाल दिया अपना। अब अगर यूजर बी की आ रही है, उसने भी जाके रेडिस में डाल दिया। अब यूजर ए की रिक्वेस्ट चाहे ये सर्वर सर्व करे या चाहे ये सर्वर सर्व करे, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट का सेशन मेंटेन का, यूजर का सेशन कहाँ मेंटेन्ड है, वो रेडिस में मेंटेन्ड है। तो वो सेशन को हमेशा रेडिस से ही उठाने वाला है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये भी अवॉइड करना चाहिए, ये भी यूज नहीं होता। आज की डेट में क्या यूज होता है, सिंपल यूज होता है भैया आज की डेट में, JWT, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कि ब्राउजर तुम्हें रिक्वेस्ट में टोकन डाल के भेजेगा और हर एक सर्वर उस टोकन को वेरीफाई कर सकता है, उस टोकन को वेरीफाई कर सकता है। अगर वो वेरीफाई हो गया तो यू आर इन, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका सेशन खत्म है, आप लॉग आउट हो जाओगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो JWT मोस्टली यूज होता है आज की डेट में। बस मैं इसके डिटेल में और ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, जब हम लोग JWT वगैरह पढ़ेंगे तब हम लोग इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ लेंगे। अब क्या बचा जी, बता दिया ये। अब बची है दो चीज़ें। परफॉर्मेंस में पहले बता देता हूँ। देखो परफॉर्मेंस बहुत सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस में पहले इसलिए बता रहा हूँ, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, सिंपल बात है। परफॉर्मेंस में यार, क्योंकि L4 कुछ डेटा ही रीड नहीं कर रहा, सिर्फ सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और पोर्ट नंबर्स और TCP से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो रीड कर रहा है, तो इट इज सेड टू बी स्लाइटली फास्टर एंड वो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ ट्रू नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत हाई पावर के तुम्हारे रिवर्स प्रॉक्सीज आते हैं, Nginx वगैरह, बहुत हाई पावर के लोड बैलेंसर्स आते हैं। तो ये स्लो फास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया आज की डेट में। अगर तुम इंटरव्यू में बोलोगे तो तुम ये चीज़ जरूर बोलना कि अब ये कॉन्सेप्ट रैदर देन बीइंग ऑफ स्लो एंड फास्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज मोर ऑफ कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। L7 के लोड बैलेंसर में, L4 के लोड बैलेंसर में प्रोसेसिंग पावर कम रिक्वायर्ड है, रैम कम लेगा, मेमोरी कम लेगा, CPU कम लेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू सी। ठीक है, कि ये CPU एंड मेमोरी कम लेगा, L4 वाला ये ज्यादा लेगा, दोनों चीजें। बस इतना बता देना, परफॉर्मेंस खत्म। स्मार्ट हेल्थ चेक्स, स्मार्ट हेल्थ चेक्स से पहले मैं समझाता हूं तुम्हें हेल्थ चेक क्या होता है। देखो ओके, हेल्थ चेक बड़ा सिंपल है कि तुम्हारे पास में ये लोड बैलेंसर है, ठीक है जी, ये है तुम्हारा लोड बैलेंसर, ये सर्वर से कनेक्टेड है, सर्वर 1 सर्वर 2 से। ठीक है, तो अब तुम्हें हेल्थ चेक करते रहना है, यानी थोड़े थोड़े टाइम में तुम रिक्वेस्ट भेज के ये चेक करते रहोगे कि भाई ये सर्वर अभी एक्टिव है या नहीं है, ये सर्वर अभी एक्टिव है या नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा L4 का लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट तो कुछ रीड कर नहीं सकता, तो अगर वो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो क्या चेक कर रहा होगा, वो सिर्फ ये चेक कर रहा होगा कि TCP कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है इस सर्वर के साथ। दैट्स इट, सिर्फ ये चेक कर रहा होगा, है ना। खुद सोचो ना, क्योंकि वो रिक्वेस्ट तो रीड ही नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ TCP की इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है। तो L4 का लोड बैलेंसर, अगर हेल्थ चेक की बात करूं, हेल्थ चेक में सिंपल ये कि आप हर 5 सेकंड, हर 10 सेकंड, हर 15 सेकंड, वॉट एवर यू वांट टू सेट इट, आप अपने लोड बैलेंसर में सेट कर दोगे कि वो एक रिक्वेस्ट भेजता रहेगा सर्वर्स पे, अवेलेबल पूल ऑफ सर्वर्स पे। और अगर किसी ने मान लो कुछ एरर आ गया तो उस सर्वर को आप पूल से हटा दोगे। तो मान लो अब आपका L4 का लोड बैलेंसर है, ये L4 का लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर यहाँ से एरर आ गया, TCP कनेक्शन नहीं बना, तो वो उसको अवेलेबल पूल ऑफ सर्वर से हटा देगा और बोलेगा मेरे पास इस टाइम सिर्फ S2 अवेलेबल है। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको सिर्फ S2 पे राउट किया जाएगा, सिंपल। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि L4 का लोड बैलेंसर सिर्फ ये देख रहा है TCP कनेक्शन। L7 क्योंकि रिक्वेस्ट को रीड कर सकता है, तो वो और इंटरेस्टिंग चीज है, वो आपको डिटेल बता सकता है कि अगर आप S1 पे गए और आपने स्लैश हेल्थ चेक नाम से मान लो रिक्वेस्ट मारी और उसने 500 दे दिया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब सर्वर अवेलेबल तो है, एक्टिव तो है, रिक्वेस्ट तो आपकी सर्वर तक पहुंच रही है, लेकिन सर्वर के अंदर कहीं पे कोड फट गया है, राइट। तो आपको 500 आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑल्सो आप इसको अपना ये जो हेल्थ चेक की एपीआई है, ये आप खुद मॉडिफाई कर सकते हो। आप इस हेल्थ चेक की एपीआई में पता क्या चेक कर सकते हो कि डेटाबेस से कनेक्शन चल रहा है सही से या नहीं चल रहा, काफका का कनेक्शन सही से बना हुआ है या नहीं बना हुआ, रेडिस से अभी तक सही से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपनी हेल्थ चेक की एपीआई में डाल सकते हो। तो अगर आपका हेल्थ पास हो रहा है, चेक पास हो रहा है L7 के लोड बैलेंसर में, अगर आपने ये सब डाल रखा है, तो सोचो आपको कितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई कि मतलब मेरा सर्वर भी एक्टिव है और रेडिस से भी कनेक्टेड है, डेटाबेस से भी कनेक्टेड है, काफका से भी कनेक्टेड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इतना ज्यादा डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है L7 का लोड बैलेंसर। तो हेल्थ चेक्स में भी
बेटर रहता है आपका L7 का लोड बैलेंसर बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सिंपल रीजन वही आ जाता है हर चीज का, क्योंकि वो HTTP रिक्वेस्ट को रीड कर सकता है, L4 रीड नहीं कर सकता है। दैट्स इट, यही है मेरी तरफ से इस वीडियो में बताने के लिए। मैंने काफी सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। लोड बैलेंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, लोड बैलेंसर पे हम बहुत बातें करने वाले हैं। मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज कंटिन्यू चल रही है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं होते हैं हर चीज से रिलेटेड। यहाँ पर सिर्फ डिटेल्ड वाली वीडियोस डाली जाती है, ठीक है। शॉर्ट्स भी मैं मोस्टली यहाँ पे स्किप ही कर देता हूँ, नहीं डाल पाता हूँ। तो या तुमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखना है डिटेल में पढ़ने के लिए। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले में। सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।